अब एक काम करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल, जिनके पास स्टॉक मार्केट्स, फंड मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च में करीब 3 दशक का अनुभव है। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग और सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से देख रहे हैं आप रिसेंट मार्केट मूव्स को? क्योंकि जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, जहां एक वन वे रैली रही है। काफ़ी डोमेस्टिक लिक्विडिटी चेज कर रही है इन स्टॉक्स को। बहुत लोगों ने कहा है कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे और लगातार नए हाइज बन रहे हैं यहाँ ब्रॉडर मार्केट में। आपका क्या व्यू है? नहीं, हमारा मत थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें लगता है लार्ज कैप वैल्यूएशंस आर सस्टेनेबल एंड अगर मिड और स्मॉल की अर्निंग्स ग्रोथ डेल्टा ओवर लार्ज कैप मेंटेन रहेगी तो यहाँ की भी वैल्यूएशन सस्टेनेबल हैं। सी हुआ ये है कि 2008 से 21 का पीरियड अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स जैसे कि निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ इस पीरियड में 5% के आसपास आई थी। मिड कैप की 4% के आसपास आई थी और स्मॉल कैप की 3% के आसपास आई थी। ये अब रिवर्स हो गया है। 21 से अभी तक का पीरियड अगर आप देखोगे क्वार्टर बाय क्वार्टर लार्ज कैप की अच्छी आई है, 20-22% के आसपास आई है। मिड कैप की उससे 10% ज्यादा आई है और स्मॉल कैप की उससे भी ज्यादा आई है। ये हम हर क्वार्टर चेक कर सकते हैं कि जो मिड और स्मॉल का पार्ट है ब्रॉड मार्केट की अगर हम बात करें वहां पे अगर अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से ज्यादा आएगी तो फिर जो जो वैल्यूएशंस यहाँ पे हैं उनको सस्टेन करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट फॉलो जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आती है। ओके, तो लार्ज कैप में आपने बोला इस समय वैल्यूएशन फिर भी थोड़ा कंफर्ट में है। मैं एक तो लार्ज कैप सेक्टर्स की बात कर लेता हूँ। लार्ज कैप आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है, जहां आज हमने बहुत शानदार मूव्स देखे। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में नंबर्स भले ही खराब रहे थे लार्ज कैप आईटी के, लेकिन स्टॉक प्राइसेस में शानदार मोमेंटम आया। ये क्यों हुआ और इस समय आपका क्या व्यू है यहाँ पर? नहीं, एक हमारा जैसे हाउस है, हम अपने आप को क्वालिटी एंड ग्रोथ फोकस्ड हाउस मानते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि लार्ज कैप आईटी में ग्रोथ कम आई है या इंडेक्स के मुकाबले कम ग्रोथ दे पा रही हैं ये कंपनियां, तो हमारे यहाँ इसकी तरफ फोकस बहुत कम है। हमारे यहाँ आपको मिड एंड स्मॉल कैप आईटी न्यू टेक का फोकस ज्यादा मिलेगा जहाँ पे ग्रोथ इज एन ऑर्डर स्ट्रॉन्गर। So this is one thing. Second, क्या ये स्पेस वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? अब उसमें यह है कि अगर आप जो कोविड का पीरियड था उससे साथ वैल्यूएशन कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस गिर गई हैं। और अगर आप प्री कोविड पीरियड के साथ वैल्यूएशंस कंपेयर करते हो तो शायद उसके हायर एंड पे अभी भी वहाँ की वैल्यूएशंस है और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो प्री कोविड पीरियड के आसपास पहुंच चुकी है। तो फ्लोस की वजह से कभी कभी शॉर्ट कवरिंग की वजह से कभी कभी अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे आपको तेजी का वो हो सकता है। बट अर्निंग्स की सपोर्ट यहाँ पे आनी मुश्किल है जो कि इस वैल्यूएशन को सस्टेन करे। हमारे हाउस का ध्यान ज्यादा मिड एंड स्मॉल आईटी की तरफ है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप आईटी से बहुत ज्यादा है। अच्छा प्रतीक जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये जो नंबर्स के बाद प्राइवेट बैंक्स में प्राइस डैमेज हुआ है, स्पेशली मैं लार्ज पब्लिक प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे। अभी आपको ये वैल्यूएशंस इनमें एंट्री के लिए फ्रॉम फॉर आई थिंक थोड़ा सा बड़े प्रोस्पेक्टिव से, नॉट एग्जैक्टली ट्रेड व्यू, लग कैसे रहे हैं वैल्यूएशंस? नहीं, दो तीन थॉट है यहाँ पे। एक इंडेक्स में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर का वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 35% हो गया था। और अगर किसी भी हाउस को ओवरवेट करना होता था तो वहां पे पोर्टफोलियो में करीबन 40% लेंडर्स हो जाते थे। अगर दूसरी तरीके से सोचें तो एक बहुत बड़ा पार्ट भारत देश की अर्निंग्स का केवल बैंक्स ही बना रहे थे, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। जो बाकी सारी एक्टिविटी जिनको बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं वहां पे कम पैसे बन रहे हैं, पूरा पैसा बैंक बना रहे हैं। ये एक चीज सस्टेनेबल नहीं है, मतलब एक ब्रॉड तरीके से सोचने की चीज है।
तो हमें लगता है नाउ गोइंग फॉरवर्ड आपको जो ब्रॉड मार्केट है एक्स ऑफ बैंक्स, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बैंक से ज़्यादा दिखेगी। तो धीरे धीरे आपका जो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज इंडेक्स में है शायद कम हो। कोई बुरी चीज नहीं है, ये वक्त के साथ होता है। हर एक, पहले बैंक्स कम थे, बीच में बढ़े, शायद वो पीक आउट कर रहे हैं, इज वन थॉट। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे आपने पूछा, जो हायर वैल्यूएशन होती है उसके कई कारण होते हैं कि किस टाइप की बिजनेस वो कर रहे हैं, किस ग्रोथ पे वो ग्रो कर पा रहे हैं इन अ सस्टेनेबल मैनर, जिसमें कि आपकी एनपीए ना हो। और बैंक में क्या होता है कि जो जो लीडर होता है उसका चेहरा काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर पा रहा है। जब भी चेहरे चेंज होते हैं बैंक्स में तो मार्केट टाइम लेता है ये समझने में कि जो पहले हम देख रहे थे वही चलता रहेगा या चेंज होगा। चेंज होना कोई बुरी बात नहीं है, बट चेंज होने के बाद नतीजे कैसे निकलते हैं उसको सबको जांचने में मार्केट को टाइम लगता है। और हमें ये टाइम कंपनीज को देना चाहिए, मार्केट को देना चाहिए। ये आपको हर जगह दिखेगा, जहां पे भी एक आदमी जिसकी की फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थी, वो या तो चला गया है या जाने वाला है, वहां पे आपको दिखेगा कि ये स्पेस कंसोलिडेट करती है फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा सर, एक आपसे प्रश्न पूछना था। आजकल जो बहुत सुर्खियों में एक स्पेस है, दैट्स केमिकल। कल हम इसके सारे के सारे नंबर्स देख रहे थे, आज टाटा केमिकल्स के नंबर हैं। प्राइसिंग इशू है, डिमांड इन्वायरमेंट काफ़ी वीक है, और बहुत सारी कंपनियों ने आई थिंक मिड 22 में एक्सपेंशन प्लान्स अगर आप देखें अपने काफ़ी इनिशिएट किए थे। नो डाउट इंटरेस्ट बर्डन्स अगले 1-2 क्वार्टर्स में और बढ़ जाएंगे। बट ये जो प्राइस डैमेज हुआ है अगेंस्ट, आई थिंक इन सारे डेवलपमेंट के अगेंस्ट, ये प्राइस आपको कैसे लग रहे हैं केमिकल स्पेस में? स्पेशली अगर आप, मैं फ्रंट लाइन 4-5 स्टॉक्स की बात करूं तो यूपीएल, टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट। नहीं, देखिए, केमिकल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें कुछ कंपनियां कमोडिटी का काम करती थी और शायद करती रहेंगी, ये उनकी चॉइस है। बट कुछ कंपनियां जो थी वो शायद पहले कमोडिटी का काम करती थी, बट उस कमोडिटी से जो प्रॉफिट आ रहा है उससे लेके अगर वो स्पेशलिटी की तरफ जाएं तो हमें लगता है कि वहाँ पे जो डिस्काउंटिंग उनको बाजार में मिलती है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखनी दिखनी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड, केमिकल का क्षेत्र शायद ईएमएस के क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ इन सेल्स वाला क्षेत्र है। यहाँ पे प्राय, जैसा आपने भी कहा, प्राय हर कंपनी ही जोर से एक्सपेंशन कर रही है, अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है। अगर एक कंपनी एडजेसेंसीज में जा पाए, उसमें केमिस्ट्री स्किल्स हो, तो यहाँ पे ग्रोथ काफी लंबे समय के लिए काफी ज्यादा सेल्स की आ सकती है। हाँ, ये जरूर है, वक्त के साथ अलग अलग पीरियड्स में कभी मार्जिन ज्यादा अच्छे होंगे या कभी कम होंगे, बट सेल्स ग्रोथ मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में बाकी किसी भी क्षेत्र से ज्यादा आनी चाहिए, इज द थॉट। अब जो तीसरा इसमें फैक्टर मैं बताना चाहूंगा वो ये कि आप देखिए कौन सी डिफिकल्ट टू हैंडल केमिस्ट्रीज हैं। हमारे हिसाब से फ्लोरीन केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट टू हैंडल केमिस्ट्री है। वहाँ के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। जो लोग गैस बनाते हैं उनको शायद कुछ एडवांटेज हैं जो बाकी लोग रेप्लिकेट ना कर पाए शायद। तो अगर आप ऐसी स्पेसेस में जाओगे तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होगी और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो जब मार्जिन्स कम होंगे तो उनके स्टॉक्स गिर सकते हैं, बट ओवर टाइम जब मार्जिन्स बढ़ेंगे तो वो ही वापस आएंगे, वहाँ पे कम से कम उसकी एक एश्योरेंस है। ओके, अच्छा, प्रतीक जी, एक चीज़ जो बहुत क्लियर है पिछले 6 महीने में कि एक बहुत बड़ी रैली देखी है हमने इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉक्सी सेक्टर्स में, चाहे रियल एस्टेट हो, सीमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्या ये कंटिन्यू करेगी? क्या ये मार्केट इसको मोदी 3.0 एक कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी के हिसाब से इसको रिवॉर्ड कर रही है? नहीं, ओके, तो इसको थोड़ा ब्रॉड तरीके से देखते हैं आप। हम वेरी सिंपल मैनर ऑफ सीइंग इट इज कि जो अभी 2020 से चल रहा है उसमें अगर पास्ट पीरियड में कभी सिमिलैरिटी थी तो वो 2000 से 2007-8 का पीरियड था।
तो उस समय भी पहले रिफॉर्म हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अभी भी हुए। उसके बाद फोकस ऑफ द गवर्नमेंट उस समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। एक के बाद एक नई चीजें देश में बनी, देखने को मिली, अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो 1-2 साल में खत्म नहीं होती। 20 से मैंने कहा शुरू हुआ, 20-21 तो कोविड का ही पीरियड था। उसके बाद 1.5-2 साल से स्पीड पकड़ी है। ये अभी चलेगा, मतलब जो जो नेशन बिल्डिंग का दौर है वो कई सालों तक चलेगा, और उसमें अलग अलग पीरियड में अलग अलग स्पेसेस के ऊपर फोकस होगा। रियल एस्टेट का आपने नाम लिया। रियल एस्टेट जो है वो गवर्नमेंट इनेबलर है, विद नीड, विद वेल्थ इफेक्ट। जो पब्लिक है वो खुद घर खरीदती है। आई थिंक अगर आप घरों की सेल देखें, स्पेशली जो थोड़े हायर एंड घर होते हैं, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। जो इन्वेंट्री पोजीशन है अनसोल्ड, वो काफ़ी कम हो गई है। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये स्पेस अगले कुछ सालों तक चलती रहेगी। इसमें गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा साथ है। सो इट इज नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसमें जिस जिस प्लेसेस में गवर्नमेंट ने पीएलआई बेनिफिट एक्सटेंड किए हैं, वो पूरी स्पेस देख लें। जहां इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ फोकस है वो देख लें। सो इट इज प्रीटी ब्रॉड स्पेस। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन एक बड़ा थॉट है यहाँ पे। तो ये जो सारा स्पेस है ये मल्टी ईयर ग्रोथ स्पेस है। ये हो सकता है कि एक पीरियड में एक एक पार्ट ग्रो करे, दूसरे में दूसरा, क्योंकि हर साल सेम शायद ना कर पाए। तो एक और जो सोचने का तरीका है वो ये कि ऐसी कंपनियों पे ध्यान लगाएं जिनके प्रोडक्ट हर जगह जाते हैं। कि चाहे आप पोर्ट बनाओ तो भी जाएं, चाहे आप सोलर पावर बनाओ तो भी जाए। सो जो इनपुट होती है, कॉमन इनपुट्स टू दीज प्लेसेस, वो एक थॉट है कि वहां पे आपको स्टेडीनेस ऑफ ग्रोथ दिखती रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके।